नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं किम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, जिसमें हम लेकर के आ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर मनोविज्ञान का, जिसका नाम है मानव विकास। तो इसमें हमने, चूंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम है, तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, जिसमें पहला रहेगा ट्रिपल टिक, दूसरा रहेगा डबल टिक, और जो एक बार आया हुआ है एग्जाम में उसको सिंगल टिक दिया हुआ है। तो अभी हम जो चर्चा करेंगे वो ट्रिपल टिक के क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालक। ये स्टूडेंट्स 5 बार पूछा गया है लास्ट प्रीवियस ईयर में। तो आइए जानते हैं इसका आंसर। तो प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर होती है, उन्हें ही प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों में इस विषय पर मतभेद भी है, किंतु अधिकतर मनोवैज्ञानिक यही मानते हैं। बालकों के जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी बुद्धि लब्धि 120 से 140 के करीब में होती है, और एक्चुअल में क्लास में 120 बुद्धि लब्धि वाले बालक कक्षा में सिर्फ 2% ही पाए जाते हैं, किंतु उनकी शिक्षा जो नॉर्मल सारे स्टूडेंट्स के लिए होता है, जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा उनके लिए नहीं बनी होती है। और इसी कारण एक ही क्लास के अंदर वो सारी चीजें उस बच्चे के लिए एक समस्या बन जाती हैं, क्योंकि उसका जो माइंड होता है वो बहुत ही विस्तृत होता है, उसको लगभग सब कुछ आता रहता है। तो जिसको उसका सिलेबस का सब कुछ आता है, तो उसको अन्य सारी चीजें सिखाई जानी चाहिए जो उसको नहीं आती हैं। ठीक है, तो इसी कारण सारे स्टूडेंट्स के साथ में सम्यकता बनाने के लिए जो एक पाठ्यक्रम लागू होता है, वह पाठ्यक्रम उनके लिए समस्यात्मक होता है। फलस्वरूप प्रतिभाशाली विषय को शीघ्र एवं सरलता से सीख जाता है और कक्षा का कार्य भी शीघ्रता से पूर्ण कर लेता है, जबकि अन्य बालकों को कई बार समझाना पड़ता है और वे कक्षा कार्य को भी धीरे धीरे करते हैं। और ऐसे कंडीशन में प्रतिभाशाली बालक का खाली समय पाकर उसका मन उबने लगता है और जो क्लास होता है उसके लिए अरुचिपूर्ण हो जाता है। चूंकि इनकी संख्या कक्षा में बहुत कम होती है, इनमें विशिष्टता पाई जाती है, और इसी कारण इन्हीं विशेषताओं के कारण इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है और साधारण बालकों में तथा उनमें अंतर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विकास के नियम। हरलॉक ने विकास के नियमों की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है। तो विकास का नियम परिपक्वता के लक्ष्य की ओर समन्वित सुव्यवस्थित प्रकार की प्रगतिशील परिवर्तन श्रृंखला है, और इसी कारण स्पष्ट है कि विकास किन्हीं नियमों तथा विशेषताओं का कोई आधार होता है। विकास के दौरान कुछ इस प्रकार की विशेषताएं हैं, जिसमें नंबर 1 पर है प्राणी विकास के कारण ही परिपक्व होता है। मतलब एक शिशु के अंदर यदि विकास समुचित रूप से हो तो क्या होगा, वह अपनी उम्र के साथ ही परिपक्व भी होगा। दूसरा है परिपक्वता तथा शिक्षण दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं। तीसरा है कि परिपक्वता स्वाभाविक है और विकास में परिवेश का योगदान रहता है। चौथा है कि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। 5वां, परिपक्वता की चेतना की अनुभूति नहीं होती है, जबकि विकास की अनुभूति होती है। उसमें शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा। मानसिक विकास के कारण जो समझदारी आपको देखने को मिलेगी वह समझ आएगा, मैच्योरिटी का लेवल समझ आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको कि मैंने ट्रिपल टिक दिया हुआ है कि जन्मोपरांत शारीरिक विकास के निर्धारक
या शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो बालक के शारीरिक विकास पर आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण ही विभिन्न बालकों के शारीरिक विकास में भिन्नता के दर्शन होते हैं। जैसे पहला है बालक के वंशानुक्रम या पैतृकता या फिर आनुवंशिकता पर उनके माता पिता और पूर्वजों के शारीरिक गुणों का प्रभाव पड़ता है। जैसे बहुत बारी आपने सुना होगा ना कि इस बच्चे की नाक उसके पापा में गई है, ये उसका सर उसके दादा में गया हुआ है, ठीक है। या फिर जब बच्चा कुछ बोलने लगता है तो उसके बोलने का स्टाइल उसके किसी बड़ों से, ठीक है, जो पहले वैसा कर रहे हों, उसकी कुछ ऐसी आदतें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या है? वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम के कारण, उनके पैतृकता के कारण है, उनके माता पिता के कारण है, जिसको कि हम जेनेटिक बोलते हैं। जो दूसरा कारक है वो कि बालक के शारीरिक विकास पर भौतिक पर्यावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। आपने ये भी सुना होगा कि इस मिट्टी में जाने पर बच्चा जैसे गोरा हो जाता है, ठीक है, कहीं दूसरे मिट्टी में जाने पर काला हो जाता है, कहीं किसी मिट्टी पर उसके बाल सफेद होने लगते हैं, है ना। जैसे अभी आप नॉर्थ साइड में जाएंगे ना, तो नॉर्थ साइड में वहां पर बहुत ही नॉर्थ इंडियन जितने होते हैं लगभग में, नॉर्थ इंडियन के साइड में वहां पर कालापन देखने को मिलता है। उधर बंगाल साइड में चले जाइए या क्या बोलते हैं, बेंगलुरु चले जाइए, वहां पे लोग गोरे हो जाते हैं। यहाँ यूपी के लोग भी, जहाँ पर ये जैसे कहते हैं कि इधर बनारस की साइड में गोरे होते हैं बट अदर साइड में थोड़े काले होते हैं, है ना। या फिर अगर ऐसे ही देखना है तो वेस्ट इंडीज को देख लीजिए, हम इंडियंस को देख लीजिए और उनको देख लीजिए, आप अमेरिकन को देख लीजिए। तो यही है, भौतिक पर्यावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। तीसरा है कि बालक के शरीर पर शारीरिक विकास पर पोषाहार का प्रभाव पड़ता है। पोषाहार मतलब यदि बच्चे को आप पौष्टिक खाना खिलाते हैं, और एक बच्चे को खाना तो मिलता है परंतु उसमें पौष्टिकता की कमी होती है, तो ये बात भी देखने को मिलेगी कि जिस बच्चे के पोषाहार में पौष्टिकता ज्यादा होती है, उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये जो जितने भी सांवेगिक मतलब जो विकास का स्तर है वो ऊंचा होता है अपेक्षाकृत जिसके भोजन में पौष्टिकता न्यूनता होती है, ठीक है। बालक के शारीरिक विकास को उसकी बुद्धि भी प्रभावित करती है। मतलब बच्चा जितना ज्यादा समझदार होगा, उसकी बुद्धि का आकार जितना विस्तृत होगा, तो ऐसा पाया जाता है कि बच्चे के आकार में भी, बच्चे के विकास पर भी, बच्चे के विकास के स्तर पर भी काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। शारीरिक विकास की दृष्टि से अगर विकास को देखते हैं तो उसके लिए अच्छे स्वास्थ्य भी काफी अच्छा निर्धारक है। यदि किसी बच्चे का स्वास्थ्य ही खराब रहता हो तो उस बच्चे में शारीरिक विकास और साथ में मानसिक विकास, इनफैक्ट विकास के सारे स्तर ही क्या होते हैं, डाउन हो जाएंगे। परंतु अगर बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा है तो उसका विकास का स्तर भी उसी के अनुसार होगा। बच्चों की हड्डियों और दांतों के लिए, मांसपेशियों के लिए विटामिन्स उपलब्ध होना अति आवश्यक है।
परिवार के वातावरण का भी शारीरिक विकास पर, मानसिक विकास पर काफी अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसा बच्चा सुनेगा, जानेगा, उस चीज को जैसा समझेगा वह उसी के अनुरूप व्यवहार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोध का विकास। बोध मतलब समझदारी, बुद्धि। ठीक है, बुद्धि का विकास क्या होता है, समझदारी का विकास क्या होता है। तो बोध कोई जन्मजात या आनुवंशिक क्षमता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बालक अपने विकास क्रम में जो भी ज्ञान अर्जित करता है उसी ज्ञान पर बोध आधारित होता है। जन्म के समय शिशु में बोध जैसी कोई क्षमता नहीं पाई जाती है। वह इस अवस्था में मात्र रोना या चिल्लाना जानता है और उसी से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, परिपक्वता में वृद्धि होती है, उसके साथ साथ उसके सीखने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। यह अपने ज्ञानेंद्रियों की सहायता से विभिन्न उद्दीपकों को समझने का प्रयास करता है। धीरे धीरे इन प्रयासों से उसे उद्दीपक का बोध हो जाता है। जितने भी प्रकार के उद्दीपक होते हैं उन सबका बोध हो जाता है तथा उसके ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। तो स्पष्टतः हम कह सकते हैं कि बालक में बोध विकास मुख्यतः परिपक्वता और अधिगम पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संज्ञानात्मक विकास। जब भी बात हम संज्ञानात्मक की करते हैं तो हमारे सामने एक ही मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है जीन पियाजेट। अब जानेंगे कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार का है। तो जीन पियाजे के विचारों पर पागल माँ और बुद्धिमान पिता के विचार तथा अनुभूतियों का प्रभाव पड़ा। उसने अपने विचारों में प्राकृतिक तथा सामाजिक, ज्ञान विज्ञान तथा दर्शन के मूल अधिकारों को प्रस्तुत किया है। पियाजे के विचारों के अनुसंधान तथा अधिगम में अत्यंत महत्व है। पियाजे के विचार यह स्पष्ट कर देते हैं कि बालक की जिज्ञासा तथा रुचि के रूप में अधिगम की क्रिया सार्थक होती है। संज्ञानात्मक विकास में औपचारिक परिस्थितियां उक्त सीमा तक सार्थक तथा उपयोगी हैं जहां तक कि मानव की प्रकृति से वे मेल खाती हैं। संज्ञानात्मक विकास में प्रकृति तथा परिवेश का तालमेल होता है। आरंभ में बालक खेल तथा छानबीन के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की तरफ बढ़ता है और जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है वैसे ही वो समस्या समाधान की ओर अग्रसर होने लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नैतिकता का विकास या नैतिकता के निर्धारक। तो ये जो नैतिक विकास होता है वह अर्जित व्यवहारों का पुंज होता है। सामाजिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यवहार विकसित होता है उनसे जो नैतिक व्यवहार को, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें से पहले नंबर पर आता है परिवार। कहते हैं कि परिवार बालक का प्रथम पाठशाला होता है जहाँ की वह नैतिकता का पहला पाठ सीखता है। माता पिता और उसे समाज स्वीकृत तथा अस्वीकृत क्रियाओं का बोध कराता है। परिवार के विकसित नैतिक धारणाओं का प्रभाव दूरगामी होता है। मतलब ये सीधे बात हो रही है संस्कारों से कि जिस प्रकार के संस्कार, जिस प्रकार की शिक्षा घर से मिली हुई होती है वह दूरगामी होती है, जिंदगी के सारे रास्तों में कठिनाई और सहायक के रूप में कार्य करती है। और ऐसा तब तक होता रहता है जब तक कि जीवन चलता रहता है। और इन दोनों के मध्य जो परिवार से सीखा है, समाज से सीखा है और एक जो होती है अंतः प्रेरणा, इन दोनों के मध्य में अंतर द्वंद्व छिड़ता रहता है। दूसरा है पास पड़ोस या पास पड़ोस के साथ विद्यालय। तो परिवार के बाद समुदाय ही बालक का नैतिक विकास करता है। पड़ोसी के बालक या फिर वयस्कों के व्यवहार उस पर विशिष्ट नैतिक प्रभाव डालते हैं, जैसे सच, झूठ,
ईमानदारी, बेईमानी आदि की धारणाएं सहयोग या असहयोग का आधार पड़ोस तथा विद्यालय की ही देन होती है। तीसरा है समाज और संस्कृति। प्रत्येक समाज और उसमें पाई जाने वाली संस्कृति के कुछ आधार होते हैं और इन्हीं आधारों पर ही नैतिकता अपनी नींव रखती है और उसी से नैतिक व्यवहार का विकास होता है। चौथा है धर्म। तो बालक के परिवार का धर्म भी उसके नैतिकता पर विशेष प्रभाव डालता है, क्योंकि उससे नैतिक धारणाओं का विकास होता है। नैतिक आस्था तथा मान्यता को विकसित करने का सशक्त माध्यम है। यह बालक के अचेतन मन को प्रभावित करता है। जैसे आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि बच्चे के अंदर साहस तो भरपूर भरा हुआ है, परंतु जब भी किसी को मारने की बात आती है या किसी और चीज की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जो नहीं मारते हैं या क्षमा कर देते हैं, अपितु कि वो ताकतवर है। तो ये किसके कारण होता है? ये होता है उसके धर्म के कारण। धर्म माने क्या? किस प्रकार से धर्म से सीखता है वो? जैसे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए या किसी की बुराई, निंदा या चुगली नहीं करना चाहिए। ईश्वर से डरने की भावना, छोटे छोटे जानवरों, जीवों पर हाथ या ढेले उठाने में जो एक स्वतः रुकने की भावना होती है कि नहीं, उस जानवरों को नहीं मारना चाहिए, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करता है? धर्म पर। अब बात करते हैं साहित्य की। तो बालक किस प्रकार का साहित्य पढ़ता है, इस पर भी नैतिक व्यवहार का विकास निश्चित होता है। कहानियां, खेल आदि बालक को विशेष प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विकास की अवस्थाएं। सामाजिक विकास की अवस्थाएं या उनके स्तर, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। हरलॉक के अनुसार सामाजिक परिपक्वता अच्छे सामाजिक समायोजन का चिन्ह है। बिल गेट्स कहते हैं कि जन्म के कुछ महीने के बाद ही बालक माँ बाप, भाई बहन आदि के प्रति सचेत होने लगता है और उसकी इस प्रवृत्ति का उद्देश्य दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना होता है। सामाजिक विकास के निम्न स्तर होते हैं, जिसमें पहला है बालक द्वारा दूसरों के अस्तित्व को स्वीकारना, मतलब दूसरों के प्रति चेतना। माता पिता, बहन तथा परिवार के अन्य सदस्यों को पहचानना ही दूसरों के प्रति चेतना कहलाती है। दूसरा है मेलजोल। व्यक्ति का समाज के विभिन्न वर्णों के प्रति मेलजोल सामाजिक विकास का दूसरा स्तर बनाता है। 2 से 6 वर्ष की अवस्था में मेलजोल तथा सामाजिक कार्य के साथ संपर्क बनाता है और जब विद्यालय जाने लगता है उस दौरान मेलजोल का दायरा बढ़ जाता है। सामूहिक खेलों तथा कार्यों में वह भाग लेने लगता है। तीसरा है संबंधों में परिवर्तन। सामाजिक विकास के तीसरे स्तर में बालकों में लिंग भेद का ज्ञान होने लगता है। बाल्यावस्था में लिंग भेद पर ध्यान नहीं दिया जाता है, परंतु किशोरावस्था में सचेतनता अत्यधिक रूप से विकसित होने लगती है। मत बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे हमने 3 टिक दिए हुए हैं, वो है वय वृद्धि की विशेषताएं। तो जरण वृद्धावस्था की मुख्य विशेषता है। पहला, वृद्धावस्था ह्रास की अवधि है, जिसकी गति तीव्र भी हो सकती है और मध्यम भी। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम उम्र में ही ज्यादा बूढ़े दिखाई देने लगते हैं, परंतु ज्यादा, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज्यादा उम्र में भी कम दिखाई देने लगते हैं, कम उम्र के दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, परंतु
एज वाइज ये होता ही है। तो बुढ़ापा भी जो वय वृद्धि है, इसकी गति तीव्र भी हो सकती है और मध्यम भी हो सकती है। दूसरा है कि शारीरिक और मानसिक ह्रास होता है। कब? वृद्धावस्था में। तो जब शारीरिक और मानसिक ह्रास होता है, उसके कारण वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। आयु वृद्धि का प्रभाव अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग होता है। पुरुष व महिलाओं पर आयु का प्रभाव अलग अलग होता है। यह जो भिन्नता होती है वह आनुवंशिकता के कारण हो सकती है, सामाजिक और आर्थिकता के कारण हो सकती है, शैक्षिक स्तर के कारण हो सकती है। तीसरा है वृद्धावस्था में वृद्धों की भूमिका का परिवर्तन होता है, जो सामाजिक समूह की अभिवृत्तियों पर निर्भर करता है। जैसे बूढ़े लोग के बाद में जो मालिक बनते हैं वो उनके पुत्र या पुत्री, बहू, ठीक है। तो इस प्रकार के लोग होते हैं, उनके बच्चे होते हैं और वो मालिक पद से हट जाते हैं, ठीक है। तो इसी को कहा जा रहा है। उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण से वृद्ध को निरर्थक एवं सामाजिक बोध माना जाता है करंट सिचुएशन में। नेक्स्ट है चौथा, भूमिका परिवर्तन के कारण वृद्धों की भूमिकाओं पर सांस्कृतिक रूढ़ि धारणाओं का प्रभाव पड़ता है। यह जो रूढ़ि धारणाएं होती हैं, वृद्धों के प्रतिकूल अभिवृत्ति का परिणाम होती हैं। माँ बाबू। पांचवा है कि वृद्धों को अल्पसंख्यक समूह का सदस्य माना जाता है, अर्थात द्वितीय श्रेणी का नागरिक, मतलब प्राथमिकता में कमी हो जाती है। छठा है नवयुवकों की प्रतिकूल धारणा एवं अभिवृत्ति के कारण वृद्धों में कायाकल्प की इच्छा जागृत होती है, अर्थात वे नवयुवकों की भांति सुंदर दिखने का प्रयत्न करते हैं। मतलब जितने भी नवयुवक होते हैं उनसे वह अपनी तुलना करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके मन के अंदर हीन भावना उत्पन्न होने लगता है। क्योंकि जो नवयुवक होते हैं वो समाज को देख करके चलते हैं कि उनके बराबरी के लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। पर इस एज में, वृद्धावस्था में, इसी चीज का उन पर नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देता है, जबकि वास्तविकता ऐसा कुछ होता नहीं है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल अपराध या अपराधी बालक। तो बाल अपराध एक ऐसी धारणा है जो सार्वभौमिक एवं सर्वयुगीन परिभाषा नहीं की जा सकती। अपराध एक कानूनी अवधारणा है और बालक वह व्यक्ति समझा जाता है जिससे अपराध की प्रकृति और उसके परिणाम का ज्ञात नहीं होता, और जो व्यक्ति क्या सामाजिक असामंजस्य के कारण अनुचित और अवांछित समझे जाने वाले कार्य करता है, चाहे वह कानून विरोधी हो अथवा सामाजिक जीवन की परंपरा और व्यवस्थाओं के विपरीत ऐसा व्यवहार हो जो वयस्क लोगों के लिए कानून द्वारा वर्जित न हो। एक बालक नासमझी अथवा मानसिक विकृति के कारण कोई ऐसा कार्य कर सकता है जो कि कानून द्वारा निषिद्ध हो। ऐसे बालकों को बाल अपराधी कहा जाता है। यद्यपि वह मानसिक संतुलन या अपरिपक्वता के कारण ऐसा कार्य करता है, तो ऐसा बालक दंड की अपेक्षा दया का पात्र है, सहानुभूति का पात्र है। जो बालक पारिवारिक, सामाजिक और सामुदायिक परिस्थिति के दबाव में न चाहते हुए भी विषैली संगति से फंसकर अथवा भग्नाशाओं से त्रस्त और असंतुलित होकर कोई सामाजिक दृष्टि से अवांछित या कानूनी दृष्टि से वर्जित कार्य करता हो, तो वह कारागार के बंधन में नहीं अपितु सुसंगति और प्यार के मुक्त वातावरण में रखने योग्य है।